आज हमने लेक्चर स्टार्ट करना है बेसिकली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से। तो मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होते हैं। देखें, अब एक सरफेस है, उसके ऊपर जाकर एड्जॉर्प्शन होनी है। तो उसको हमने स्टडी करना है कि इस सरफेस के ऊपर कितनी एड्जॉर्प्शन हुई है, एड्जॉर्प्शन ज्यादा हुई है या कम हुई है, ये हमने स्टडी करना है। तो इसको स्टडी कैसे करेंगे? डेफिनेटली हम ग्राफ्स की मदद से स्टडी करेंगे। उन ग्राफ्स को हम कहते होते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ठीक है, तो बेटा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या है? आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो बेटा इसमें टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये कर्व जो होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बनेगा। यहाँ पर हमारे पास दो चीजें होती है, एक चीज होती है थीटा। थीटा को हम बोलते हैं सरफेस कवरेज, सरफेस कवरेज। और इसको हमने स्टडी करना होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर और टेम्परेचर, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर हमने क्या कर दिया है? टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बचेगा। तो थीटा को हमने चेक करना है प्रेशर के साथ। अब देखो, प्रेशर जो होता है वो कंसंट्रेशन ही है गैस के केस में। ठीक है, यानी जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, ये याद रखो। अब इसको हमने स्टडी करना है। पहले हम बात कर लेते हैं थीटा होता क्या है। बेसिकली थीटा क्या है? थीटा है नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट्स, एड्सॉर्प्शन साइट्स ऑक्यूपाइड। कितनी एड्सॉर्प्शन साइट्स ऑक्यूपाइड हुई हैं डिवाइडेड बाय टोटल साइट्स, टोटल साइट्स। अब देखिए बेटा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ये क्या है। मान लें हमारे पास ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर ये वाले जो बनाए हुए हैं मैंने, ये नोक्स, ये जो है बेटा ये एक्टिव साइट्स हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ। अब टोटल एक्टिव साइट्स काउंट करें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल एक्टिव साइट्स हैं 12। और ऑक्यूपाइड साइट्स कितनी है? वो 4 है। तो थीटा आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, ये आपका थीटा आ चुका है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सरफेस कितनी कवर है, कितनी सरफेस कवर है और कितनी सरफेस जो है अनकवर्ड है। ठीक है, तो ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। सरफेस कवरेज थीटा से मुराद होता है कि सरफेस कितनी कवर है। ठीक है, तो अब हम बेटा बात करेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स की। वो बेसिकली हम अंडरस्टैंड करते हैं उससे एड्सॉर्प्शन कितनी हुई है किसी सरफेस के ऊपर। तो पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता है वो फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या है? बेसिकली ये जो आपके पास एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता है फ्रेंडली, बेटा ये एक साइंटिस्ट था, इसने 1909 के अंदर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का एक फॉर्मूला दिया था, इंपिरिकल फॉर्मूला दिया था। उसके पीछे इसने कोई इतनी स्टडी नहीं की, ना ही कोई प्रूफ वगैरह किया इतना खास। जस्ट इंपिरिकल फॉर्मूला दिया था कि ऐसा हो सकता है। इसने ये बात की थी x/m विल बी इक्वल टू के पी की पावर 1/n। अब यहाँ पे x क्या है? x बेटा आपके पास होती है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। लास्ट कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एड्सॉर्बेट क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और m जो है बेटा ये अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट है। एड्सॉर्बेंट कहते हैं सरफेस को, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। और k यहाँ पर, k और n जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, फ्रेंडली कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करते हैं पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर और एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट पे भी डिपेंड करते हैं और एड्सॉर्बेंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। इनकी वैल्यूज जो होती है बेटा वो चेंज हो जाती हैं, सरफेस बदलेंगे तब भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, और P यहाँ पर प्रेशर है, P यहाँ पर प्रेशर है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, मैं आपको इसका फिजिकल मीनिंग बताऊं तो इसका ये मतलब होगा बेटा कि जो अमाउंट होती है ना गैस की,
एड्सॉर्ब हो रही है किसी सरफेस के ऊपर, वो उसके प्रेशर की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका ये मतलब है कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। गैसेस के केस में प्रेशर बढ़ाने से कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ये याद रखना है, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक हो गया। तो ये डायरेक्टली रिलेशन होता है अमाउंट और प्रेशर का एक दूसरे के साथ। अब इसका कर्व जो है वो कुछ इस तरह से हमें मिलता है, हम इसको स्टडी करते। देखिए ये एक्चुअल में कर्व ऐसे आना चाहिए था, ये एक्चुअल कर्व मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। ऐसे कर्व पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब इसके तीन रीजन हम बना लेते हैं। देखिए एक तो ये रीजन है जो स्ट्रेट है, इसको हम कह देते R1। और ये एक रीजन आप देख रहे हो थोड़ा सा ये बेंट हो रहा है, इसको R2 रीजन कह देते हैं। ये कर्व किसके दरमियान बना रहे हैं हम, हमारे पास फॉर्मूला x/m इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n ये है। तो हम यहाँ पर ये कर्व ड्रॉ कर रहे हैं पी और अमाउंट ऑफ गैस के दरमियान, कि कितनी गैस की अमाउंट है उसका प्रेशर के साथ क्या लिंक है। और ये कर्व हमारे पास ये रीजन बन गया R3, यहां से यहां तक जो रीजन है ये R3 हो गया। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है फ्रेंडली आइसोथर्म, और हमने ये हमें तीन रीजन मिल चुके हैं। हमने देखना है कि फ्रेंडली का जो आइसोथर्म है वो किस रीजन के लिए वैलिड है, वो जो है वो किस रीजन के लिए वैलिड है। तो हम 1/1 रीजन्स की बात करते हैं। अगर हम बात करें R1 की, देखिए R1 की बात कर लेते हैं हम। ये हमारे पास R1 है, और R1 है हमारे पास एट लो प्रेशर। अब देख सकते हो बेटा यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कम है, मान ले यहाँ पे लेफ्ट टू राइट प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 50 है प्रेशर, ठीक है, यहाँ 50 प्रेशर है, जबकि यहाँ पे फर्दर इंक्रीज हो गया, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जबकि अमाउंट जो है गैस की वो कांस्टेंट हो चुकी है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही, वो जितनी होनी थी प्रेशर बढ़ाने से भी वो चेंज नहीं हो रही। इसका ये मतलब है R3 रीजन का। अगर हम बात करें R1 की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास एक डायरेक्ट रिलेशन आपको मिल रहा है, ये रिलेशन मिल रहा है। ये रिलेशन क्या बताता है आपको बेटा, ये बताता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, गैस की जो अमाउंट है वो ज्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाती है। क्यों 1 हो जाएगी, क्योंकि तभी तो डायरेक्ट होगा ना, n की वैल्यू 1 होगी, फिर ही ये कर्व आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो 1/1 आंसर तो उसकी पावर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास रीजन हो गया है स्ट्रेट लाइन रीजन, जहां पर जो आपको वैल्यू मिलती है वो लीनियर है। आप यहां पर ये कह सकते हो कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन जो होती है सरफेस के ऊपर वो ज्यादा जाकर एड्सॉर्ब होती है। तो ये रीजन 1 हो गया। अब हम बात करते हैं रीजन 3 की, फिर रीजन 2 की बात करेंगे। R3 की बात कर लेते हैं। देखें R3 में आप देख सकते हो बेटा R3 का रीजन जो है वो बहुत हाई प्रेशर का रीजन है, हाई प्रेशर रीजन है, हाई प्रेशर रीजन है बेटा यहाँ पर आपके पास। और यहाँ पे आप देखो जरा, तो यहाँ पे सिंपल ये मतलब हमें पता चल रहा है कि प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा लो, मान लो ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा लो, अमाउंट इस 50 है इस वक्त, जितनी एड्सॉर्ब होनी थी वो हो चुकी है। फर्दर गैस की कोई अमाउंट सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब नहीं होगी। इसका ये मतलब है आप प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज कर लें फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, यहाँ पर x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p की पावर 0, और x/m जो होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा, 1। और ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। 1 आपको पता है ना कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट चीज जो होती है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। और वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पर आ गई बेटा, हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ऐसे समझ लें।
तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप कर्व से भी ऑब्टेन कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, वो लीनियर हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है, रेस्ट में आ चुकी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ चुकी है। तो ये दो रीजन हमने स्टडी कर लिए। अब ना तो R1 के ऊपर आपके पास फ्रेंडली का आइसोथर्म अप्लाई होता है, ना ही R3 के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है तो R2 के ऊपर। क्योंकि क्योंकि बेटा आपने अभी स्टडी किया है कि फ्रेंडलिक ने तो ये बात की है कि एक्स ओवर एम शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1/n। 1/n होनी चाहिए पी की पावर, यहां पर तो पी की एन की वैल्यू 1 हो गई है, जबकि यहां पर तो 0 हो चुकी है, ये तो 1/n नहीं है। तो इट मीन्स ना तो ये पहला रीजन फॉलो करता है ये ग्राफ, ना ही ये थर्ड रीजन को फॉलो करता है, तो ये सिर्फ करता है तो सेकंड रीजन को करता है। कैसे? ये रीजन जो होता है R2 की अगर आप बात करो, तो ये रीजन 2 है, ये ऐसे है बेसिकली। यहां पर ही आपके पास एक्स ओवर एम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी की पावर 1/n के, और यहां पर n की वैल्यू वो वेरी कर सकती है 0 से 1 के दरमियान। तो ये बेसिकली आपको समझाने का पर्पस था। फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो होता है वो इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर काम करता है, वो ना तो कम प्रेशर के ऊपर एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है, ना हाई प्रेशर के ऊपर करता है, वो सिर्फ करता है तो बेटा इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर करता है। यहां से फिर हम उसके लिए ग्राफ अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स ओवर एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। अब बेटा आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी। देखिए हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट जो होते हैं उनको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और एक होते हैं इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनको हम वाई एक्सिस पर लेते हैं, ये याद रखें। डिपेंडेंट जैसे मैं आपको समझाता हूं, हमारी हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर। टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है हमारी लाइफ भी चेंज होती जा रही है, या एज हमारी वक्त के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है एज भी हमारी बढ़ रही है, अगर टाइम रुक जाए तो हमारी एज भी रुक जाएगी। तो हमारी एज किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो टाइम जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट आएगा, और डिपेंडेंट जो होगा वो वाई एक्सिस पे होगा। तो टाइम जो होगा वो एक्स एक्सिस पर आएगा, और आपके पास जो एज है वो वाई एक्सिस पे आएगी। तो यहां पर आप भी सोच सकते हो कि प्रेशर चेंज करने से कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, प्रेशर चेंज करने से, तो प्रेशर यहां पर आपका आना चाहिए एक्स एक्सिस पर, और कंसंट्रेशन कहां पर आनी चाहिए बेटा? ये आनी चाहिए वाई एक्सिस पर। अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होती थी, आपने नाइन्थ की बुक में पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहां पर मैं आपको बता दूं y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो होता है ये इंडिपेंडेंट है। x के साथ जो वैल्यू होती है इसे कहते हैं स्लोप। स्लोप कहते हैं ढिलवान को, कर्व शेप को, इस तरह की जो शेप है, स्लोप की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये होता है राइज ओवर रन। के मान ले आपने एक सीढ़ी लगानी है, तो कितना आपको ऊपर की तरफ उठना पड़ेगा, ठीक है, और ये राइज है, और रन फिर कितना डिस्टेंस इधर आना पड़ेगा। तो ये आपने एंगल फाइंड करना होता है समटाइम्स। तो ये स्लोप होता है, मतलब दो वैल्यूज आपने वाई एक्सिस की लेनी है और दो आपने एक्स एक्सिस की लेनी है। ये स्लोप आपको ये भी बताता है कि वाई एक्सिस की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज करने से वाई की वैल्यू कितनी चेंज होती है, तो स्लोप आपको चेंज बताता है। और ये सी जो होता है ये इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट होता है बेटा, एक मैं आपको बता दूं, एक वैल्यू जो होती है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती, जीरो से। जब ओरिजिन से कोई वैल्यू स्टार्ट होगी तब सी जीरो होगा, इंटरसेप्ट नहीं होता। इंटरसेप्ट वो वैल्यू होती जो ओरिजिन के अलावा होती है, वो जीरो नहीं होती। इंटरसेप्ट कैन नॉट बी जीरो। तो इंटरसेप्ट वो वैल्यू होती जो जीरो नहीं होता। तो आई आई होप आपको ये बात समझ आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं, एक्स ओवर एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n, ठीक है। अब यहां पर बेटा आपके पास ये जो है ये हो गया y,
अब पहले हम लॉग ले लेते हैं, चलिए लॉग ले लेते हैं, आसानी रहेगी। देखिए दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो लॉग लेंगे एक्स ओवर एम हो जाएगा, यहाँ पर भी लॉग ले लें, के पी की पावर 1/n। अब आपने लॉग का कानून पढ़ा होगा कि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके दरमियान सम आ जाता है, और पावर अगर किसी की हो तो वो फर्स्ट पे आ जाती है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा लॉग के प्लस 1/n, ये पावर फर्स्ट में आ जाएगी लॉग अप्लाई करने से, और ये पी। अब बेटा ये आपके पास कर्व बन गया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला कर्व बन चुका है। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर लो, y ये है, ये y है, और ये आपका x है प्रेशर, और ये सॉरी x ये है, और m जो है ये आपका 1/n है स्लोप, और ये c k है। तो अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका कर्व आपको स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी, फिर ये कर्व आएगा, और ये स्टार्ट ओरिजिन से नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा इंटरसेप्ट से, क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पर है। अब ये हो गया, y एक्सिस पे आपने कंसंट्रेशन ड्रॉ कर दी, x एक्सिस पे आपने प्रेशर ले लिया, और स्लोप आपके पास आ गया जी 1/n। तो ये फ्रेंडली का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था, जो कि एक्सप्लेन करता है गैस की एड्सॉर्प्शन को लो प्रेशर के ऊपर। इसके बाद बेटा इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो ये वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ सर्टन रेंज ऑफ प्रेशर। आपने अभी देखा है, सर्टन रेंज ऑफ प्रेशर के लिए ये वैलिड होता है, ज्यादा लार्ज प्रेशर पे भी नहीं काम करता, स्मॉल पे भी नहीं। और आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो सम टाइम टेम्परेचर वेरी करता है। तो टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा तो के की वैल्यू और एन की वैल्यू चेंज हो सकती हैं, तो तब भी ये ग्राफ जो होगा हमें लीनियर नहीं मिलेगा, तब भी ये हमारे लिए प्रॉब्लम काज कर देगा। इसी तरह ये जो इक्वेशन है ये प्योरली इंपिरिकल होती है, यानी इसका एक्सपेरिमेंटल लिंक नहीं बन रहा, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करती है, इसको भी याद रख लें। लास्ट टाइम हमने पढ़ा ना फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होती है, जिसमें वेंडरवाल फोर्सेस होती हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन वो होती है। तो ये जस्ट फिजिकल एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है, और ये मल्टी लेयर होती है, आपने पढ़ा भी था, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होती है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होती है, ये उसको ही एक्सप्लेन करता है। तो बेटा ये हमारा हो गया है फ्रेंडली का। इसके बाद हम बात करते थे लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है, ऐसे समझ लें लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ये जो आइसोथर्म होगा बेटा, इसमें भी हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर इरविंग लैंगमीर, जिन्होंने 1916 के अंदर ये आइसोथर्म पेश किया था, और इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज 1932 के अंदर इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और इन्होंने ये बताया क्या था, इन्होंने एस्टिमेट किया था, एस्टिमेट एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ सरफेस, एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट कहते हैं वो सरफेस होती है जहां पर एड्सॉर्प्शन होती है। तो बेटा प्रीवियस में क्या काम हुआ था, प्रीवियस में जस्ट उसने कंसंट्रेशन का बताया था ताल्लुक, उसने एक्टिव साइट्स का कोई लिंक नहीं बताया, कोई कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। इस बंदे ने एक्टिव साइट्स को कैलकुलेट किया था कि कितनी जाकर गैस ने एड्सॉर्ब होना है, कितनी सरफेस के पास कैपेसिटी है। प्रीवियस तो ये कहता है ना कि जितना ज्यादा आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कंसंट गैस की एड्सॉर्प्शन बढ़ती जाएगी, लेकिन इसने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया कि हाँ जी, अगर इतनी एक्टिव साइट्स हैं तो इतनी एड्सॉर्प्शन होगी। तो ये वो बंदा था लैंगमीर, जिसने प्रैक्टिकली काम किया। इसके पोस्टुलेट्स देख लेते हैं इसके एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के। तो इसके पोस्टुलेट्स की बात करें तो बेटा ये जो है, ये बेसिकली